अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, बड़ा सवाल अदालत के सामने जो आज था वो ये था कि पार्लिमानी लीडर या पार्टी सरबराह किसकी हिदायत माननी चाहिए पार्लिमानी मेंबर्स को। और उसके साथ आज सुबह हुकूमती इत्तेहाद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि जनाब हम सिर्फ और सिर्फ फुल कोर्ट बेंच चाहते हैं और फुल कोर्ट बेंच के अलावा हम जो है इस पर आगे नहीं बढ़ेंगे। तो जितने भी वकला आए, खासतौर पर फारूक एच नाइक साहब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे थे, अनवर मंसूर साहब और सलाउद्दीन साहब, उन सब का यह जोर था कि जनाब आप हमें फुल कोर्ट बेंच दें। और फुल कोर्ट बेंच की जो इस्तदा की गई, जो दरखास्त डाली गई थी, उस हवाले से आज रात को फैसला आ गया और फुल कोर्ट की जो इस्तदा थी वो मुस्तरद कर दी गई। ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने फैसला सुना दिया और उन्होंने कहा कि जो दलाइल चलते रहे उसमें यह बात हुई कि अगर हम फुल कोर्ट बनाने जाते हैं तो फिर मामला सितंबर तक चला जाएगा। और यह एक मामला इतना पेचीदा तो नहीं है, लेकिन यह इंतहाई अहम मामला है और हम इसको फौरन हल करना चाहते हैं, फौरी हल करना चाहते हैं। तो सवाल फिर उन्होंने वही रखा कि जनाब सवाल एक ही है, लेकिन हुकूमती जो इत्तेहाद के वकला थे उनका यह ख्याल था कि फुल कोर्ट बेंच होगा तो हम आगे बढ़ेंगे। मरियम नवाज साहिबा ने आज सुबह के अदम एतमाद का इजहार कर दिया था 3 रुकनी बेंच पर, और तमाम हुकूमती इत्तेहाद जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने इस पर अदम एतमाद कर दिया था कि जनाब, और मरियम नवाज साहिबा तो इस हद तक चली गई कि जनाब इस बेंच पर 1 या 2 ऑनरेबल जस्टिसेस वो हैं जो कि हमेशा पीएमएल इनके खिलाफ फैसले देते हैं। तो अब हमें नहीं मालूम कि इस हवाले से आइंदा क्या बात बन सकती है, कि कंटेम्प्ट लगती है कि नहीं लगती। आप एक बेंच पर टोटली अदम एतमाद कर रहे हैं फुल कोर्ट की बेंच के हवाले से। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने बता दिया कि मामला जो है वो पेचीदा नहीं है, लेकिन इंतहाई अहम है, इसलिए इसको फौरी तौर पर हल करना चाहिए, वरना सितंबर तक इंतजार करना पड़ेगा फुल कोर्ट का। जिस पर जो है वो कुछ थोड़े लोग नाराज भी थे। अगर राना सनाउल्लाह साहब ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अगर फुल कोर्ट तश्कील नहीं दिया जाता तो हम कार्रवाई का बायकॉट करेंगे। अब हमें यह देखना ही होगा, क्योंकि अब मजीद समाअत इस केस पर जो कि पिटीशन है पीटीआई की और पीएमएल-क्यू की डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी साहब की रूलिंग के खिलाफ, उस पर मजीद समाअत सुबह कल 11:30 बजे होनी है। और तो अब देखना यह है कि क्या गवर्नमेंट का जो इत्तेहादी हुकूमती इत्तेहाद है उनके वकला आते हैं, पेश होते हैं, या फिर बॉयकॉट करते हैं, और इस सारी सूरत हाल का भी जायजा लेंगे। मुनीस इलाही साहब ने वहां पे, क्योंकि सबसे बड़ा मामला चौधरी शुजात साहब के उस खत का है, और जिस पर आज अदालत ने यह भी कहा, पूछा कि जनाब ये खत किस वक्त मौसूल हुआ, सिर्फ डिप्टी स्पीकर को मौसूल हुआ, ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स हुआ, प्रोसीडिंग से पहले हुआ। तो उनके जो वकील हैं उन्होंने भी इस पर दलाइल देने हैं। और जो मुनीस इलाही साहब ने, उन्होंने वाज़े तौर पर कहा कि मेरे साथ 9 लोग, 9 अराकीन, यानी कि 10 टोटल वोट थे, 9 अराकीन मेरे साथ आ जाए हैं सुप्रीम कोर्ट में, और चौधरी शुजात साहब की बहन भी आई हैं जो उनके बिल्कुल साथ वाले घर में रहती हैं, जो कि हमारी एमपीए हैं, और ये 10 के 10 आकर ये गवाही देंगे, 9 के 9 ये गवाही देंगे कि हमारे पास कोई किसी किस्म की हदायत चौधरी शुजात साहब की नहीं पहुंची। अब ये बड़ा एक पेचीदा मामला है। मेरे साथ मौजूद हैं नदीम कुरैशी साहब, सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ, एमपी हैं असेंबली में। बहुत बहुत शुक्रिया कुरैशी साहब आपके वक्त का। नदीम अफजल चंद साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया चंद साहब आपके वक्त का भी। शाह खावर साहब माहिर कानून है, मैं चाहूंगा कि पहले जरा गुफ्तगू का आगाज उनसे किया जाए। शाह खावर साहब आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। मुख्तसरन जरा मुझे बताइएगा कि अभी एक फैसला तो आ गया, जो फुल कोर्ट बेंच की दरखास्त थी वो मुस्तरद कर दी गई है। अब लार्जर क्वेश्चन पे जा रहे हैं कि हदायत किसकी माननी चाहिए, पार्लिमानी लीडर की या पार्टी सरबराह की। तो ये एक लार्जर क्वेश्चन है जिसको कल दोबारा टेकअप किया जाएगा। फिर उस खत का भी मामला आएगा कि वो कितने बजे मौसूल हुआ, किस किस को मौसूल हुआ, किसको नहीं मौसूल हुआ, या सिर्फ डिप्टी स्पीकर के पास था। और ड्यूरिंग द सेशन जिस वक्त वोटिंग खत्म हुई, जब वो ऐलान करने आए नताइज का, तो क्या उस वक्त उससे पहले उनको मौसूल हुआ? तो ये एक बड़ा सवाल है। आपका क्या ख्याल है? दूसरी जानिब हुकूमती इत्तेहाद की तरफ से राना सनाउल्लाह कह चुके हैं कि अगर फुल कोर्ट तश्कील नहीं दिया जाता तो हम जो है इस कार्रवाई का बायकॉट कर देंगे। योर टेक सर।
ये बड़ा ये एक अहम मोड़ पे ये बात चली गई है। देखिए, आज सारा दिन जो इसमें समाप्त होती रही, उसमें जो पहले हिस्से में तो ज्यादा इसी पे होता रहा कि इस पे फुल कोर्ट तश्कील दी जाए या ये मौजूदा बेंच जो है वो इसको जारी रखे। उसके साथ साथ एक सुबह जो एक मुत्तहिदा हुकूमती पार्टियां जो हैं उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बड़े लाउडली इसको जो है इस कॉन्सेप्ट को डिनाउंस किया कि ये 3 रुकनी बेंच ना सुने और मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान की जात के ऊपर भी उन्होंने काफी बातें की। और लेकिन इंटरेस्टिंगली जब उनके वकला पेश हुए तो उन्होंने अपनी लीडरशिप की जो वो सियासी बयानात थे उसको इसका बिल्कुल भी इजहार नहीं किया। ना उन्होंने किसी मुअज़्ज़ज़ जज साहब के ऊपर जो है वो जानिबदारी का इल्जाम लगाया या कोई इस तरह की बातें की जो कि उन्होंने पॉलिटिकली बाहर की हुई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो वो तो उनको यही देते रहे, परसुएट करते रहे कि चूंकि दो मैटर्स और जो हैं वो इसी कानूनी नुक्ते के ऊपर वो भी ज़ेरे तजवीज़ हैं, उसको यकजा करके सुना जाए, क्योंकि ये भी जो क्वेश्चन ऑफ लॉ वही है जो आपकी जजमेंट है उसको जो है डिप्टी स्पीकर ने उसको वो उस पर रिलाई किया है। तो लेकिन वो सारी गुफ्तगू के बाद एक चीज मैंने जो अनयूजुअल देखी वो ये थी कि जब बेंच जो है वो मुअज़्ज़ज़ बेंच वो जब रिटायर हुए और उन्होंने ये कहा कि हम मशावरत करके ये फैसला करेंगे कि इस पे लार्जर बेंच बनाया जाए या हम तीनों सुनेंगे, तो मेरा ख्याल है कि वो एक ओपन माइंड के साथ बेंच जो है वो रिटायर हुआ था। और लेकिन उस दौरान कुछ ऐसी अनयूजुअल बातें हुई जो मैं समझता हूँ कि नहीं होनी चाहिए थी, और वो हुकूमत की तरफ से हुई कि उसी सुप्रीम कोर्ट के जो मेन गेट है उसके सामने जो एक प्रेस डाइस बना हुआ है उस पे पहले वजीर कानून और कुछ अता तारड़ साहब वो भी गए और उन्होंने भी जो प्रोस्पेक्टिव जो एक उनका डिसीजन हो सकता था लार्जर बेंच कॉन्स्टिट्यूट करने या न करने, उसके ऊपर उन्होंने बातें शुरू कर दी। उसके बाद फिर राना सनाउल्लाह साहब जो वजीर दाखिला है उन्होंने आके एक खासा इंटिमिडेटिंग किस्म की बात की। देखिए, आजकल के वो जजेस नहीं है जो कभी टेलीविजन नहीं देखते थे या सोशल मीडिया। अब तो ये सारी चीजें जजेस भी ऑब्जर्व करते हैं, उनको देखते हैं और वो फैसलों में भी वो रिफ्लेक्ट होती हैं, उनकी ऑब्जर्वेशन में भी रिफ्लेक्ट होती हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जो इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ये खासी गैर जरूरी थी। लेकिन अब जो कल होने जा रहा है उसमें इम्कान यही है कि इसमें जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, हमजा शहबाज, उनके वकला जो हैं वो शायद जैसे उन्होंने अंदिया दिया है कि वो इस प्रोसीडिंग्स का बाइकआउट करेंगे, और जब बाइकआउट करेंगे तो फिर ये जजमेंट जो है उसको कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश करेंगे। उसके पास जो भी फैसला आया उसमें जिसके हक में नहीं होगा डेफिनेटली वो उसको हर पे तनकीद का निशाना बनाएगा। मेरा जाती तौर पे मैं जो अपोजिशन है उसकी डिमांड्स, उनके अपने एक पॉलिटिकल गोल्स हो सकते हैं, उनके मोटिव्स हो सकते हैं, लेकिन बहसियत वकील मेरा जाती ख्याल ये है कि इस पे लार्जर बेंच अगर कॉन्स्टिट्यूट हो जाता और उसमें ये वाला इशू भी और जो रिव्यू पिटिशन है जो आर्टिकल 63A के मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया था 3-2 की मेजॉरिटी से, उसको भी अगर सुन लिया जाता और वो जो 25 मुनहरिफ अराकीन है जिन्होंने आर्टिकल 63A के तहत जो उनको इलेक्शन कमीशन ने डी सीट किया है उसकी भी अपील आर्टिकल 63A के तहत उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट में दायर की हुई है वो भी अभी ज़ेरे तजवीज़ है। तो आइडियल सिचुएशन ये होती कि इस पे एक लार्जर या फुल कोर्ट बेंच बना दिया जाता, ये तमाम जो आईनी नुकात हैं या जो क्वेश्चन हैं उनको सुन लिया जाता और उस पे एक अगर जो भी जजमेंट आती तो फिर उस जजमेंट को कोई भी जो है उससे मुनहरिफ नहीं हो सकता था, उस पर एतराज नहीं कर सकता था। शाखावर साहब, माशाल्लाह आपका बहुत एक्सपीरियंस है। मुझे ये बताएं कि जो कहा जा रहा है कि जिस तरह पहले रोज जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने कहा कि हम ये जानना चाहेंगे कि हमारे फैसले पर जो डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी साहब ने रूलिंग दी है और उन्होंने 2-3 दफा रिपीट किया कि मैं उस फैसले के मुताबिक बात कर रहा हूं, तो वो चाहते थे कि हम भी एजुकेट हों कि हमने क्या फैसला दिया है। तो आपने भी उनका फैसला भी पढ़ा हुआ है और जो दोस्त मोहम्मद मजारी साहब की जो रूलिंग थी उसमें जो मेंशन किया गया, फिर चौधरी शुजात साहब के खत में भी बाकायदा इसका हवाला दिया गया। तो आपको क्या लगता है कि कहां डिविएट हो रहा है मामला? तो आइन के 63A में तो लिखा है कि फैसला पार्लिमानी लीडर का है, वो तजवीज करेगा पार्टी सरबराह को और उसके बाद फिर कार्रवाई की जाएगी।
आपको एक बात बताऊं कि इसमें जो मेन जो मैं समझता हूं कि क्वेश्चन वो ये था, जो कि आर्टिकल 63A में एक बात का जिक्र एक्सप्रेसली नहीं है कि जो रुकन डिफेक्ट करेगा, फ्लोर क्रॉस करेगा और वो साबित भी हो जाएगा, तो उसका वोट काउंट नहीं होगा। सही। ये मैं समझता हूं कि ये एक आर्ग्यूएबल इशू है। मैं भी बतौर वकील एक तालिब इल्म कानून के, मेरे भी इस हद तक तहफ़्फ़ुज़ात हैं और उसकी एक रिव्यू पिटीशन पड़ी हुई है, और उसी का फिर इफेक्ट ये हुआ कि देखें, हमजा शहबाज का इलेक्शन पहले हो चुका था। मैं इस चीज को कभी भी एंडोर्स नहीं करता कि किसी की वफादारियां चेंज करके आप वोट लें, लेकिन वो जो 25 मुनहरिफ लोग थे, उन्होंने हमजा शहबाज को वोट दिया विद द कॉन्सिक्वेंस के वो डी-सीट हो सकते हैं। लेकिन जब ये फैसला है आर्टिकल 63A की इंटरप्रिटेशन की, जो 3 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने मेजॉरिटी का व्यू था और 2 का जो था वो बिल्कुल कॉन्ट्रेरी था। उन्होंने ये कहा था कि अगर ये होल्ड कर दिया जाए कि वो जो डिफेक्टेड अराकीन है उनका वोट शामिल नहीं होगा, तो उन 2 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान के डिसेंडिंग नोट के मुताबिक ये एक री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होगी। तो बहरहाल वो एक मेजॉरिटी से फैसला आ गया। मैं ये कहता हूं कि ये सारे जो फॉल आउट्स हैं उसके बाद वो उसी जजमेंट के नतीजे में है, जिसकी नजरसानी की अपील जो है वो पेंडिंग पड़ी हुई है। मैं समझता हूं कि आइडियली है एहसन भून साहब की पिटीशन, रिव्यू पिटीशन सर, रिव्यू पिटीशंस को भी, और जो 25 जो अराकीन हैं जिनकी इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ अपील पेंडिंग है आर्टिकल 60, मतलब वो दोनों रिव्यू जो पिटीशंस हैं, इसी पिटीशन और उनकी पिटीशन में फर्क है। सही। वो एक अपील है, वो अपील है आर्टिकल 63A में कि कोई भी जो चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले से एग्रीव्ड होगा, चाहे वो डिफेक्टेड रुकन होगा, चाहे वो पार्टी लीडर होगा, तो उसके पास सुप्रीम कोर्ट में अपील का राइट है, जो कि 90 दिन में या 60 दिन में उन्होंने दायर करनी है। वो दायर हुई भी है। तो मैं ये कहता हूं कि ये तमाम मामलात अगर एक ब्रॉडर कंसेंसस जुडिशल आ जाता तो वो ज्यादा बेहतर था कि ये किसी को उस चीजों पे फिर कोई एतराज ना हो। सर लेकिन हुकूमती इत्तेहाद ने तो डायरेक्ट अटैक करना शुरू कर दिया ना, मतलब अदालत पे के ऊपर, अदलिया के ऊपर, फिर मतलब बायकॉट करने तक की बात आ गई। जिसने आपने कहा कि जो ब्रेक लिया था उसमें शायद हालात ज्यादा खराब हुए, और ऑनरेबल जजेस जो हैं वो मीडिया को मॉनिटर भी करते हैं, और आज फिर सोशल मीडिया का भी हवाला दिया कुछ लॉयर्स ने कि जनाब आपके ऊपर क्वेश्चंस उठ रहे हैं, तो इस वजह से हम चाहते हैं कि अगर फुल कोर्ट बेंच बन जाए तो वो ज्यादा बेहतर होगा। एनीवेज बहुत बहुत शुक्रिया शाह खावर साहब आपके वक्त का। नाज़रीन, शाह खावर साहब हमें अपडेट कर रहे थे। अब मैं चाहूंगा क्विकली चंद साहब की तरफ चला जाए। चंद साहब, आप बहुत दूर बैठे हुए हैं पाकिस्तान से, लेकिन चीजों को तो बहुत गौर से देख रहे होंगे। गर्मा गर्मी चल रही है। एक हुकूमती इत्तेहाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया और जिसमें मरियम नवाज साहिबा ने लीड ली और कह दिया कि इस बेंच पर 1-2 ऐसे लोग हैं जो पीएमएलएन के खिलाफ फैसले देते हैं। तो लेकिन आवाज जो थी वो सबकी इकट्ठी थी, और एक एएनपी के रुकन ने तो इस हद तक कह दिया कि अगर इस मुल्क को बचाना है तो इमरान खान साहब को ठिकाने लगाना पड़ेगा। क्या कहते हैं? देखिए जी, यहाँ तक बात है ठिकाने लगाने वाली, उसकी तो वजाहत मैं अभी पढ़ रहा था सोशल मीडिया पे कि अहमद वली खान साहब की तरफ से आ गई है वजाहत। और ऐसी सियासी जमातों को मैं समझता हूँ कि थोड़ी सी परहेज करनी चाहिए, ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल कर लें। अनफॉर्चुनेटली आजकल पाकिस्तान में सियासत के में जो अल्फाज का चुनाव है उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा, और अल्टीमेटली ये नुकसानदेह चीज है। दूसरा, जो लार्जर बेंच के हवाले से एक अच्छी खासी पॉलिटिकल पार्टीज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, मेरे ख्याल में फाटा से लेकर और सारा पंजाब, सारा सिंध की नुमाइंदा जमातें, बलोचिस्तान की, तो इसके बाद कोई इखलाकी तौर पर जवाज नहीं बनता चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास। एक वकील भी इतराज कर दे तो जज बेंच से रवायती तौर पे उठ के चले जाते हैं। लेकिन अगर इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज कह रही हैं, कोई नया फैसला तो नहीं वो मांग रही, वो लार्जर बेंच की मुतालबा कर रही, और लार्जर बेंच जायज मुतालबा है। जब इस वक्त एक आदि सुप्रीम कोर्ट या चंद जजेस के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा हो अवाम की तरफ से, पार्टीज की तरफ से, तो फिर अवाम की नुमाइंदगी को मलूज़े खातर रखते हुए मैं समझता हूँ लार्जर बेंच बना देना चाहिए था। चीफ जस्टिस साहब ने खुद ही सरबराही करनी है उस लार्जर बेंच की।
तो मेरे ख्याल में वो जल्दी फैसला भी कर, जजेस को वापस बुला लें छुट्टियों से और अगले हफ्ते में फैसला कर लें। फैसला आ गया, वो तो दरखास्त मुस्तरद हो गई फुल कोर्ट वाली। अब सवाल ये पैदा होता है कि राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि हम मजीद कार्रवाई से बाइकआउट कर जाएंगे अगर ये जिस तरह मुस्तरद हो गई। तो अब सुबह हमें पता लगेगा कि वो बाइकआउट करते हैं कि नहीं करते। तो क्या इंटेंशन क्या है? इदारों के ऊपर दोबारा उंगलियां उठाई जा रही हैं। मतलब पिछले 3, सवा 3, साढ़े 3 महीने में, पौने 4 महीने में ऐसा क्या हुआ कि पहले जो इदारे बहुत अच्छे थे, फिर खराब हुए, फिर अच्छे हुए, फिर खराब हुए, और अब अदलिया और दीगर इदारे जिस पे मरीम नवाज साहब कहते हैं कि अभी भी कहीं से इन लाडले को ऊपर थपकी दी जा रही है। देखिए जी, मैं तो बड़ा क्लियर हूँ इस मामले में। मेरी जो पॉलिटिकल सेंस कहती है कि इस कहानी के पीछे जरूर कोई गेम तो है। वो क्या है ये वक्त आने पे साबित होगा, लेकिन इस वक्त क्योंकि मेरी पार्टी का एक मौकफ है तो मैं इस पे पार्टी ऐसी कोई बात नहीं करना चाहता जो पार्टी के मौकफ से वायलेट करे। लेकिन जहां तक कार्रवाई की बाइकाट का तल्लक है, वो भी अभी पार्टी फैसला करेगी या तो फिर ही उसके ऊपर है। लेकिन ये आप देखें ना, आजकल बड़ा इनकलाब आया हुआ है। अच्छा। आप भी जानते हैं, आपके और हमारे चंद दोस्त हैं, पहले साफत को ही ले लेते हैं, आजकल सोशल मीडिया पे वो आपके साथ प्रोग्राम में ऑन एयर नहीं, वो जब दूबदू बैठेंगे तब बात होगी। नहीं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा सर, किसी का नाम नहीं ले रहा। जी। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, आप मुझे जानते हैं। मैं नहीं, आई नो। देखिए, कुछ लोगों को हम जानते हैं, आप भी बड़ा पुराना जानते हैं कि वो कभी भी इनकलाब की तरफ नहीं आए। कुछ लोगों की यकीनन एक अपनी राय होती है, लेकिन कुछ हमेशा जब आप और हम इनकलाबी बातें करते थे तो वो उसको आउटडेटेड कहते थे कि आउटडेटेड बातें हैं। तो आजकल वो इनकलाबी है और हम लगता है टेबल की दूसरी तरफ बैठे हैं। सच्ची बात है, अपने ऊपर मुझे तो शक होने लग गया कि शायद हम ही गलत थे या हैं या हमारी सोच गलत है। तो आप दोबारा इनकलाबी बन जाएं जी, आप भी दोबारा इनकलाबी बन जाए ना। मतलब आपकी पार्टी है ही खून देने वाली। पीपल्स पार्टी ने जितना खून दिया है, मैं ऐसा इनकलाबी जो इशारों पे इनकलाबी बनते हैं, मैं उन इनकलाबियों में नहीं हूँ। नहीं जो इशारों पे तो लगता है कि जो पाकिस्तान में एक इनकलाब बर्पा हुआ है। देखें, पार्लियामेंट बड़ी सुप्रीम चीज है। सही, आप बेशक, मैं कहता हूँ अच्छी चीजें हो रही हैं सोशल मीडिया पे, चंद चीजें ऐसी हैं जिसके ऊपर पब्लिक को अल्टीमेटली फैसला करना पड़ेगा। सही, बिल्कुल और अच्छी चीज है जो हम भी चाहते हैं, आप भी चाहते हैं। कई चीजें एक्सपोज हो रही हैं, कई पर्सनैलिटीज एक्सपोज हो रही हैं, कई सोचें एक्सपोज हो रही हैं। ये भी अच्छा हो रहा है। नदीम चंद साहब, मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। ब्रेक के बाद फिर मैं नदीम कुरैशी साहब से भी जानना चाहूंगा जो अभी तक की सूरत हाल है। लेकिन आज जो बड़ा सवाल था वो यही था कि क्या पार्लिमानी लीडर की हिदायत या पार्टी सरबराह की हिदायत माननी चाहिए। और दूसरा जो एक ऑब्जर्वेशन चीफ जस्टिस साहब की तरफ से आई कि अजीब सी सूरत हाल है कि आज कम वोट लेने वाला वजीर आला है और ज्यादा वोट लेने वाला बाहर बैठा है। इस पर भी मजीद बात करेंगे। नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, चंद एक ऑब्जर्वेशंस। ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने सवाल किया कि सवाल है कि हिदायत पार्लिमानी पार्टी की मानी जाएगी या पार्टी हेड की। फिर उन्होंने कहा कि आज कम वोट लेने वाला वजीर आला है और ज्यादा वोट लेने वाला बाहर है। हमजा शहबाज को अगर वजीर आला बरकरार रखने के लिए हमजा शहबाज को वजीर आला बरकरार रखने के लिए ठोस बुनियाद चाहिए। चीफ जस्टिस साहब, ये कहां लिखा है कि अगर पार्टी सरबराह गैर मुंतखब है तो इसकी बात मानना होती है? और ये कुछ लार्जर क्वेश्चंस हैं जो बेसिकली कल एड्रेस होंगे, क्योंकि फुल कोर्ट वाला तो आज जवाब मौसूल हो गया हुकूमती इत्तेहाद को कि उन्होंने ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने जो अब फैसला सुनाया कि वो दरखास्त मुस्तरद हो गई है। नदीम कुरैशी साहब, ये लार्जर क्वेश्चन जो 3 मैंने आपको ऑब्जर्वेशंस बताई हैं, क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए ज़मीर साहब, ये सवाल बड़े इंपॉर्टेंट है और मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ पाकिस्तान की जमहूरियत के साथ, पाकिस्तान के आइन के साथ और अवामी राय के साथ एक खिलवाड़ खेला जा रहा है। ये 3-4 इसकी लेयर्स थी। जब ये गवर्नमेंट इक़्तिदार में आई, जिस तरह से आई, उसका बारहा जिक्र हुआ, कैसे साजिश हुई, कैसे वो एक साइफर आया, किस तरह से अराकीन असम्बली, जिन असम्बलीज़ को, मैं बार बार ये बात दोहराता हूँ कि जिन असम्बलीज़ को ये मानते ही नहीं थे, उनको ये कहते थे कि ये जाली असम्बलीज़ हैं, उसी असम्बलीज़ के एक पोर्शन को अपने साथ मिलाकर इन्होंने नो कॉन्फिडेंस की। 3 माह में जो मईशत का हाल किया,
जिस तरह से पाकिस्तानी अवाम को एक दगरगू सूरत हाल में पहुंचा दिया, अपने केसेस को ख़त्म किया, ये तो मैं समझता हूँ हमारे लिए एक नई हिस्ट्री, एक अनहोनी हुई कि 17 जुलाई के इंतखाब में हुकूमती उम्मीदवार जो बजरिया सुप्रीम कोर्ट जिनको 63A की खिलाफ वर्जी पर डी-सीट किया गया, जब वो पब्लिक में जाते हैं तो पूरी सरकारी मशीनरी इस्तेमाल हुई वहां, और आज तक कभी किसी हुकूमत ने इस तरह से सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल नहीं किया कि गवर्नमेंट ऑफिशियल से लेकर आम पब्लिक तक को मार्क करके प्लान किया गया कि ये लोग जीत जाएंगे। और मैं तो उस रोज एक अपने मुल्तान के इंतखाबी हल्के में खुद मौजूद था। ज़ाहिर हमारे मुल्क शहर में इलेक्शन था, तो हम सारे अरकान असम्बली अपना अपना काम वहाँ ज़ैन कुरैशी साहब के लिए कर रहे थे। जो लोग मीडिया को देख रहे थे, कोई एक दो चैनल्स को छोड़कर कोई मीडिया ये रिपोर्ट नहीं कर रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 4 से ज़्यादा नशिस्तें जीतेगी। लोगों को एक्सपेक्ट, और मैं अपनी आपको राय बता रहा हूँ, मैं भी मेंटली इस बात पे प्रीपेयर था कि यार हम पब्लिक का बहुत वोट है। जितने चैनल्स आए वहाँ लोगों ने बड़े शोज़ किए, आपका चैनल भी आया, पब्लिक भी आया, तो मैंने सबको जो ये कहा कि जी अगर कास्टिंग वोट काउंट हो गया, दुनिया की कोई ताकत तहरीक इंसाफ को नहीं हरा सकती। लोगों में इतना जोश था, ये लोग हार गए। अब इन्होंने प्लान बी पे अमल किया। प्लान बी क्या था कि अब हमारे जीते हुए लोगों को, जो एग्जिस्टिंग लोग थे हमारे 186, 187, उनको खरीदा जाए। आपने जगह जगह सुना कि राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि जी पीटीआई के तो अरकान असम्बली इनके साथ ही नहीं है, ये तो वोट ही नहीं करना चाहते चौधरी परवेज इलाही को। वो इनका काम, वो नाकाम हुआ। फिर उन्होंने प्लान किया जी अरकान असम्बली को गिरफ्तार किया जाए। उस पर इमरान खान साहब ने, परवेज इलाही साहब ने, हमारी तमाम जो मैनेजमेंट थी हमारी पार्टी की, वो सबके सामने है। अच्छा, मैं एक लम्हा, एक नंबर आ गया था, एक मेरी मिनट की बात है। अब जब वोट होते हैं, मैं खुद असम्बली में मौजूद था, वो जो तारीखी खत जो दोस्त मोहम्मद मजारी साहब लहरा रहे हैं, क्या वो इलेक्शन से पहले नहीं लहरा सकते थे? वो कह सकते थे कि ये खत आ गया और परवेज इलाही साहब का तो वोट ही कास्ट नहीं होगा, इनका तो कैंडिडेचर ही खत्म हो गया है, तो बिला मुकाबला बन जाते हैं हमजा शहबाज। एक बात, मतलब कितना बड़ा एक ढकोसला कि इन्होंने आखिरी वक्त तक कोशिश की लोगों के जमीर खरीदने की। पीएमएलक्यू के एमपीएस आपके कोलीग्स हैं, आपके साथ बैठे हुए थे, उनसे आपने पूछा? क्योंकि आज जिस तरह मुनिस इलाही साहब ने बताया कि 9 के 9 मेरे साथ आए हुए हैं, परवेज इलाही साहब तो खुद कैंडिडेट थे, वो लाहौर में है, यानी कि 10 के 10 लेटर आया था, कोई उनको इतला मिली थी? क्योंकि लेटर की बाज़गश तो सुबह सुबह से सुनाई दे रही थी। जमीर साहब मैंने आपको बताया इनके 3, 4, 5 प्लान थे, इनका कोई प्लान कामयाब नहीं हुआ। उन्होंने आखिर में एक भूला प्लान दिया। मैं क्वेश्चन करता हूं, आप जरा चौधरी शुजात साहब का नंबर मिला के उनसे क्वेश्चन करें ना जी, वो भले पार्टी के हेड है, हम आम आदमी क्वेश्चन कर सकते हैं। जब 2008 के इंतखाब में उनकी पार्टी के 63 या 64 लोग एमपीएस बने थे पंजाब असम्बली में, जिनकी मेजॉरिटी ने फॉरवर्ड वाला ब्लॉक बनाया था अता मानिका की लीडरशिप में, उन्होंने उस वक्त उस फॉरवर्ड ब्लॉक को ब्रेक करने के लिए क्या किया था? जब जितने लोग पार्लियामेंट में मौजूद होते हैं, उनकी मेजॉरिटी जिस साइड पर जाती है तो वो पार्टी हेड से फ्री हो जाते हैं। ये 18वीं तरमीम में शायद ये खत्म हो गया था मामला। ये नदीम अब्दुल साहब से पूछते हैं, क्योंकि उसमें ये था इशू कि जनाब अगर 1/3 ऑफ द पार्लियामानी लीडर्स जो हैं वो अगर एक साइड पे चले जाते हैं तो फिर पार्लियामानी लीडर और पार्टी हेड को वो बात मानना होती है। यहाँ उससे देखिए, अगर हम चौधरी शुजात साहब की बात करें, कल अल्ताफ हुसैन साहब एक लेटर लिखेंगे लंदन से कि मैं एमक्यूएम के तमाम अरकान को हुक्म देता हूं, वो भी उस पार्टी के बानी हेड है, वो फिर लेटर लिखेंगे कि एमक्यूएम के लोग तो वोट ही कास्ट नहीं कर सकते। पाकिस्तान देखिए हो चुकी वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन हो तो सकता था ना अगर एमक्यूएम पाकिस्तान ना होती। मैं आपके कर्ज कर दूं, हमने अभी अपना वोट कास्ट किया, मेरे लिए बड़ा साहब कहते हैं कि आप लीडर्स को मुल्क बदर करके तो फिर वहां फिर वो अगर बाहर से बैठ के हिदायत ना दें तो क्या करें, वरना वो पार्लियामेंट में बैठे होते। मरियम साहबा से तो आपने मुल्क बदर किया। मैं मरियम साहबा को यही कहूंगा कि वालिद मोहतरम को लाएं। आपको पाकिस्तान की अवाम ने रिजेक्ट कर दिया, आप इस हकीकत को तस्लीम कर लें। जिस तरह आपने 17 जुलाई की शाम को कहा कि मैंने शिकस्त मानी है, आप इसी बात पर रहते तो शायद आपकी कोई सह बच जाती, कोई लोगों में डिग्निटी आपकी बच जाती। आपने अब जो ये खिलवाड़ किया है, ये आप डे बाई डे लोगों की नजरों में गिर रहे हैं। सर, मेरा आपने अपने कोलीग्स जो पीएमएलक्यू थे उनसे पूछा? क्योंकि मुनिस इलाही तो बोल रहे हैं, सबके सामने आके बोल रहे हैं कि इनको नहीं मौसूल हुए। क्या डायरेक्टली उनसे बात हुई? मेरी हमारे वो दोस्त है, किसी एक शख्स को भी इंटीमेशन नहीं थी किसी यही तो हमारा क्वेश्चन है। इसी बात पर तो हमें हैरान है कि जो लेटर बतौर रुकन असेंबली मेरी पार्टी को मुझे इंटीमेट करना चाहिए था, वो मुझे तो मिला ना। वो कहते हैं कि जी इमरान खान साहब ने ये जो 20 रुकन को मुनहरफ किया, डिक्लेयर किया और उनको डी-सीट करने के लिए दरखास्त दी, एज ए पार्टी हेड दी थी। कतर ऐसा नहीं है, नहीं, वो तो लेटर मौजूद है जिसमें लिखा हुआ है पार्टी हेड के अपने डायरेक्शंस, पार्टी हेड की डायरेक्शन से मुनहरफ किया। पार्टी हेड ने डायरेक्शन दी अपने पार्लियामानी लीडर को
सिप्तैन खान साहब हमारे पार्लियामेंट लीडर थे उस वक्त, अब महमूद रशीद साहब हमारे पार्लियामेंट लीडर हैं। मैं वही तो अर्ज कर रहा हूं, सप्तान खान साहब हमारे पार्लियामेंट लीडर थे, उन्होंने ही बतौर पार्लियामेंट लीडर सारे केस को प्रोसूव किया, वो उसके एप्लीकेंट थे, तब जाके वो DC2 हुए। सर कितनी तमस्सुर की बात है। एक बात का जवाब देते, बड़ा सिंपल आम आदमी के लिए, मैं टेक्निकलिटीज में नहीं जाता, मैं लॉ का स्टूडेंट नहीं हूं। PMLQ के लोग वोट किसको दे रहे हैं जी? PMLQ के रुकन असेंबली को, चौधरी परवेज इलाही साहब को, वो किस तरह से डिफेक्शन क्लॉज उन पे लगती है? वो पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट को वोट दे रहे हैं, वो MQ के कैंडिडेट को वोट दे रहे हैं, वो तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट को वोट दे रहे हैं। भाई आपकी पार्टी का शख्स अपनी ही पार्टी के बंदे को वोट दे रहा है, उल्टा हम तो सपोर्ट कर रहे हैं। परवेज साहब का इस वक्त स्टेटस क्या अपनी पार्टी में, क्या है वो? देखिए पार्टी, हाँ, परवेज इलाही साहब पंजाब के प्रेसिडेंट हैं, पंजाब के प्रेसिडेंट हैं, और वो भी बानी है इसके PMLQ के, बिल्कुल। वो तो और मैं तो जमीर साहब एक चीज अर्ज कर दूं, ये सिर्फ और सिर्फ खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, सही। और मैं समझता हूं ये आज जो डिसीजन आया है लार्जर बेंच के हवाले से, ये भी डिले टैक्टिक्स है, ये सिर्फ सिंपैथी गेन करने की। आज जो खिलवाड़, आज जो बेहूदगी, बदतमीजी और पाकिस्तान की अदालतों को, जजों के हवाले से जो गुफ्तगू आज की गई, क्या कोई महज़ब माशरा इसका अलाउ करता है? बिल्कुल। नदीम चंद साहब, एक ये बात भी डिस्कस हो रही है कि कुछ सियासी शहीद बनने की कोशिश है हुकूमती इत्तेहाद की, और इसलिए वो शोर मचाकर जो है वो समझ रहे हैं कि मामला अब उनसे नहीं चल रहे, मामला इस तरह नहीं ठीक हो सकते, पंजाब उनके हाथ से निकल रहा है, वफाक में आप लोग डिलीवर नहीं कर पा रहे, मईशत आपके काबू से निकल गई है, सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा तो मुआशी इस्तेहकाम नहीं आएगा, तो बेहतर है कि निकलें और कुछ सियासी शहीद बन के कि ये देखें जी हमारे साथ जुल्म हो गया और हमारे खिलाफ फैसले आ रहे हैं, अदलिया भी हमारे खिलाफ है, इदारे भी हमारे खिलाफ है। ये कोई सोच है ऐसी? और दूसरा ये कि क्या मतलब मिला, मतलब माजरत से कह रहे हैं कि जरदारी साहब ने सबसे बेहतर गेम प्ले की चौधरी शुजात साहब को कन्विंस करने में, मतलब भाइयों को लड़वा दिया। देखें, ऐसी कोई नहीं बात। इससे पहले मैं आपकी बात की एक जवाब तो दे दूं कि चौधरी शुजात और परवेज इलाही की लड़ाई के हवाले से, देखें उनका अपना एक आजाद, वो चौधरी ज़हूर इलाही के बेटे हैं, उनके सियासी वारिस हैं चौधरी ज़हूर इलाही के, वो चौधरी शुजात साहब हैं, और इससे पहले भी वो इस मुल्क के वजीर आजम भी रह चुके हैं। पार्टी भी उन्होंने खुद बनाई जब मुशर्रफ दौर में, और बड़ी एक मतलब है उसके ऊपर पहले तो लोग उनकी तारीफें करते थे, खान साहब भी तारीफें करते थे, सारे लोग तारीफें करते थे। अब जब मर्जी के खिलाफ फैसला दे दे तो फिर उसको गालियां शुरू कर देते हैं। तो मैं उनकी पर्सनैलिटी के हवाले से, क्योंकि वो बीमार भी हैं, मजीद बहस नहीं करना चाहता, लेकिन एक पॉलिटिकल बात आपसे ये करना चाहता हूँ कि इस मुल्क का जो आपने कहा ना खलवाड़ तो हो रहा है। पिछले 4 महीनों से गैर यकीनी सूरत हाल में कौन, आप देखें ना, अदम एतमाद कासिम सूरी की रूलिंग से लेकर सारी आज तक की सूरत हाल, बहुत से ऐसे इवेंट हुए हैं जो यकीनन नहीं होने चाहिए, जो मैं समझता हूँ इस मुल्क के साथ, आइन के साथ खिलवाड़ हुआ है। फिर संभल भी गया फिर, लेकिन अल्टीमेटली अब सारी पार्टियां बैठी हैं, खान साहब अकेले हैं। मेरे ख्याल में तो खान साहब को भी टेबल पे बैठ के पार्लियामेंट का टेबल इस्तेमाल करें या आउट ऑफ पार्लियामेंट इस्तेमाल करें। इस वक्त मुल्क को स्टेबिलिटी की जरूरत है। एक पॉलिटिकल डायलॉग करें, इकानमी नंबर 1, इलेक्शन रिफॉर्म नंबर 2, और फिर इलेक्शन। ये 3-4 पॉइंट बना लें जिसके ऊपर बैठ के कौम को एजानी कैफियत से निकालें। ये कुर्सी की जंग खत्म होनी चाहिए। कोई हुसैनियत यजीदियत की ये जंग नहीं है, ये कुर्सी की जंग है। तो इस कुर्सी की जंग में प्लीज आइन डिसॉल्व कर दें प्राइम मिनिस्टर साहब और नए इलेक्शंस अनाउंस कर दें, खत्म हो जाता है मामला। फिर टेबल पे आए PTI ना आए, वो एक अपना मामला है, फिर मैदान आपके सामने होगा, आवाम आपके साथ। बिल्कुल ठीक रहा है, बिल्कुल ठीक रहा है आपकी ये। चंद साहब देखिए, इस वक्त डिसॉल्व भी कर दें, इलेक्शन की तरफ चले जाएं, तो क्या इलेक्शन अगर हो जाए, एक पार्टी जो आ रहे इलेक्शन वो ना माने, फॉर एग्जाम्पल 1 मिनट के लिए आप ऐसे खान साहब इलेक्शन हार जाते हैं, वो मानेंगे? अब देख लेना, ये अभी जर्मनी इलेक्शन था, इलेक्शन की रात तक वो कह रहे थे कि हम नहीं मानेंगे, सुबह जीत गए तो फिर भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे क्वेश्चन उठा दिया, हालांकि उनका अपना मुकर्रर किया हुआ चीफ इलेक्शन कमिश्नर, हुकूमती लिस्ट में से अपोजिशन ने इत्तेफाक पैदा किया, अपना मुकर्रर किया हुआ 6 महीनों में पहले जर्मनी इलेक्शन। सही। चंद साहब, मुझे फौरी ब्रेक की तरफ जाना है, मैं आप ही से कंटिन्यू करूंगा, फिर मैं कंक्लूडिंग रिमार्क लूंगा नदीम कुरैशी साहब से। नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाज़रीन। नदीम अफजल चंद साहब, आप अपनी बात मुकम्मल करें और क्विकली जरा मुझे ये बता दें कि अब वे फॉरवर्ड क्या होगा अगर अदालत फैसला कर देती है कि जी हमजा शहबाज साहब, लेट्स सपोज अगर कि नहीं है वजीर आला। क्विकली सर, 1 मिनट। अदालत के ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ गया है, नंबर 1। उसमें मैं समझता हूँ अदालत को भी चाहिए कि अपने आप को इस इशू से निकाले, और वो लार्जर बेंच की सूरत में निकल सकता था या अब कोई और तरीका करे। नंबर 1। नंबर 2, देखें इस वक्त मुल्क में जो कैफियत है, जो आईनी कैफियत बनी हुई है, जानी कैफियत बनी हुई है, पॉलिटिकल पार्टीज में डायलॉग के बगैर और चीजें तय किए बगैर, बजाय इसके कि कोई कान से पकड़ के टेबल पे बिठाए, खुदा के लिए इनको कहें खुद टेबल पे बैठे। सारी पार्टियां बैठी हुई हैं, तो एक कान से पकड़कर कौन बिठाएगा? वो बिठाने वाले ही बिठाते हैं, आपको भी पता है। वो तो अब न्यूट्रल है ना यार। चंद साहब आप क्या करते हैं? चंद साहब आप हमें कहते हैं न्यूट्रल। देखें, मैं इस न्यूट्रल पे बहस नहीं करूंगा। मरियम साहिबा ने जो कहा है वो सही है, मैं उनकी बात से काफी हद तक इत्तेफाक करता हूँ। अच्छा, तो फिर मतलब आधे कुछ आप लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, आधे इमरान खान साहब को सपोर्ट कर रहे हैं। देखें, कोई अजीब सी कैफियत है इस मुल्क में, जो भी तरीके चली हैं, जो भी इस तरह का काम हुआ है आज तक, आप देख लें, शहीद भुट्टो के खिलाफ था, ये बीबी के खिलाफ हुआ, या जो रेस्टोरेशन ऑफ जुडिशरी चली, फिर इफ्तिखार चौधरी का किरदार देख लें, साकिब निसार का देख लें, पीछे कोई तकड़ा हाथ होता है तो काम होता है, सही, वरना इस तरह नहीं काम होता। और मैं समझता हूँ कि इन चीजों को सामने रख के अभी टाइम है, रियासत को बचाएं, अब सियासत को पीछे कर दें। रियासत को बचाएं, सियासत को पीछे कर दें। बिल्कुल सही फरमाया नदीम कुरैशी साहब। क्विकली, आज ऑनरेबल जजेस ने भी कहा कि माशी सूरत हाल बहुत ख़राब है, तो उस पर उन्होंने कहा कि इसमें हमारा तो कोई कसूर नहीं है। तो बात वही है कि सियासी इस्तेहकाम आएगा तो मईशत मुस्तहकम होगी। नेचुरली ज़मीर साहब, जब अवामी उमंगों के ख़िलाफ़ लोग हुकूमतों में आएंगे, इंस्टेबिलिटी होगी। मैं नदीम अफजल चंद साहब की इस बात से ज़रूर इख्तलाफ करूँगा। इन्होंने फरमाया कि जी मैं मरीम नवाज साहबा की बात को इंडोर्स करता हूँ। यही वो कन्फ्यूजन है जो ये क्रिएट करके हिजान बर्पा करने की कोशिश करते हैं। आप लोग मतलब कोई थपकी नहीं है, कोई पीछे थपकी? बिल्कुल थपकी है, बिल्कुल थपकी है पाकिस्तान की आवाम की। पाकिस्तान की आवाम। पंजाब गवर्नमेंट किसके पास थी जी? किसको कह रहे थे राना सनाउल्लाह साहब के ये 2 सीट्स भी नहीं जीतेंगे? वो इंटीरियर मिनिस्टर है पाकिस्तान के इस वक्त। पाकिस्तानी अवाम ने उनके तमाम प्लान्स को मलिया मेट कर दिया। सही। पीपल्स पार्टी आज जरदारी साहब यहाँ एक्टिव है पंजाब में, कहते हैं जी बड़े मफादत के बादशाह है। पंजाब में 20 नशिस्तों में से कोई एक शख्स भी पीडीएम के प्लेटफॉर्म से उनका तीर का निशान लेने पर तैयार नहीं था। ये साजिशें हम कर रहे हैं। हम तो 23 मई को भी अपने मुकदमात भुगते। मैं उन अराकीन असम्बली में शामिल हूं जिन पर दहशतगर्दी के पर्चे हुए। क्या जुर्म किया था हमने? कौन सी मैंने दहशतगर्दी की है? 40 अराकीन असम्बली में FIR हुई है, खवातीन समेत। पंजाब भर में सैकड़ों हजारों कारकुन को पाबंद सलासल किया गया, मौत की कोठड़ी में बंद किया गया, जाली FIRs दी गई। लाहौर में क्या हाल किया डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा का, मियां सलाम इकबाल साहब का, दीगर अकाबरीन का। तो मैं वही अर्ज कर रहा हूं। मैं देखें सर, देखें अब अगर कोई शख्स ये कहे कि मेरी मर्जी, अगर कासिम सूरी साहब की रूलिंग गैर आईनी हो सकती है, उस पर मिठाइयां तकसीम हो सकती हैं, उस पर बड़ी खुशी के शादियाने बजाए जा सकते हैं। ठीक है, कहा कि 5 जजेस पे आपने जाके मिठाइयां तकसीम की। कल इंशाल्लाह मामला फिर चलेंगे अदालत में, देखते हैं कि किस तरफ क्या फैसला आता है। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।